जैसे सुकरात के जमाने में एक चिंतक था हेराक्लाइटस, कई चिंतक थे, तो प्लेटो की बुक्स जो है, डायलॉग्स हैं, उन चिंतकों के नाम से आती हैं, बहुत सारे नाम से आती हैं। तो एक बार एक आदमी किसी ऐसे प्रोसेस से लौट रहा था जहां कई लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मारा था, और वो खुश था कि हमने सही किया, जैसे मॉब लिंचिंग करके ऐसा मान लीजिए। और सुकरात इतना समझदार था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। और सुकरात विनम्र भी था, गुस्सा नहीं करता था, बहुत प्यार मोहब्बत से बात करता था, और सामने वाले को सामने वालों के तर्कों से ही समझा देता था कि उसने क्या गलत किया है, बिना एग्रेसिव हुए। वैसे भी बातचीत की प्रक्रिया में यदि एक पक्ष एग्रेसिव हो रहा है तो इसका सामान्य मतलब है कि उसके पास तर्क या तथ्य कमजोर हैं। जिसके पास तर्क होगा, तथ्य होंगे, उसे एग्रेशन की जरूरत है क्या है? उसके पास तो तर्क है ही, तथ्य है ही, प्यार से एकदम मजे मजे में खत्म कर देगा। और जब बात बात पे आग बबूला हो रहा है और तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा कर रहा है, ऐसा मतलब तर्कों का भारी अभाव है उसके पास। तो सुकरात ने उस व्यक्ति को रास्ते में रोक लिया। उसकी गलती थी, घर के सामने से जा रहा था उनके। सुकरात बाहर बैठे, चार पे जरा क्या कर, कहाँ से आ रहे हो भाई? उसने कहा, सुकरात आज ये काम करके आया हूँ और बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो सुकरात ने कहा, अच्छा अच्छा फील कर रहे हो? हाँ। आपको लगता है कि हमने अच्छा काम किया? एकदम अच्छा काम किया है। अच्छा, तो मान लो कि अगर ये अच्छा काम है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को भीड़ के द्वारा इस विश्वास पे मार देना कि वह व्यक्ति गलत था अच्छा काम होता है? उसने कहा, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि भीड़ का विश्वास न्याय से ऊपर है। तो उसने कहा, मैं जाऊं अपने घर जाऊं? गलती से रास्ते ले ले सुकरात, सॉरी, मैं वहां से निकल जाता गलती। सुकरात, नहीं नहीं बैठो ना, चाय पियो, बात तो करो। उसने कहा, सर मतलब ठीक ही लग रहा है, बात तो ठीक लग रही है। फिर सुकरात ने कहा, इसका मतलब ये भी हुआ कि मान लो कभी तुम जा रहे हो रास्ते में और भीड़ को ये विश्वास हो जाए कि तुमने किसी का बच्चा उठा लिया है, और भीड़ ने तुरंत न्याय करना उचित समझा, जैसे कि आज तुमने न्याय किया है, तो भीड़ का इस विश्वास से तुम्हें मार देना कि तुम गलत हो वो भी उचित ही होगा। उसने सर पकड़ लिया, सर सॉरी, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब तो मैं काम करके आ चुका हूँ तो कुछ हो नहीं सकता उसमें, लेकिन हाँ मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। फिर सुकरात ने कहा, अब जाओ, आगे से ध्यान रखना। ये तरीका था सुकरात का बात करने का। एक बार तो एक आदमी को ईश्वर और नैतिकता के जाल में ऐसा फंसाया, वो ईश्वर को मानने वाला आदमी था, अंत में सिर फोड़ के अपना गया वहां से। ईश्वर और नैतिकता में क्या संबंध है? उसने कहा, तुम्हारा ईश्वर नैतिक है? उसने कहा, हाँ। ईश्वर इसलिए ईश्वर है कि वो नैतिक है, या ईश्वर नैतिक होने की वजह से ईश्वर है? ईश्वर स्वभाव में नैतिक है, क्या स्थिति है? उसने कहा, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ठीक लग रहा है। फिर सुकरात ने कहा, देखो, अगर ईश्वर इसलिए ईश्वर है कि वो नैतिक है, तो नैतिकता ईश्वर से बड़ी वस्तु हो गई, और यदि नैतिकता ईश्वर से बड़ी है तो ईश्वर नैतिकता से छोटा है, तो मैं ईश्वर को क्यों मानूं? मैं नैतिकता को ही क्यों ना मान लूं? ईश्वर अनैतिक नहीं हो सकता, यानी ईश्वर को ईश्वर होने के लिए नैतिक होना ही पड़ेगा, और यदि ईश्वर का ईश्वरत्व नैतिकता पे टिका है तो नैतिकता ईश्वर से बड़ी वस्तु है, और यदि मुझे इनमें से एक मानना ही है तो मैं नैतिकता को ही क्यों ना मान लूं, ईश्वर को क्यों मानूं? फिर वो व्यक्ति रुका हुआ है, अगली बार से रास्ता चेंज कर लिया, रास्ता चेंज कर लिया। क्या हुआ? अच्छा आपने ऐसा, अच्छा आपने क्या रास्ता चेंज कर लिया, मतलब पूछना चाह रही है कुछ, तो रास्ता चेंज कर लिया। सुकरात ऐसा आदमी था, सुकरात को नहीं पढ़ना एक गुनाह है, गुनाह। तो उसको बीच बीच में मौका मिले ना ये सुनने के, बस सुकरात के डायलॉग्स निकाल के ऐसे ही पढ़िए, आपको तर्क करने की जो सही पद्धति है समझ में आएगी, तर्क कैसे होता है बिना एग्रेसिव हुए, एकदम ठंडी हवा के झोंके की तरह सामने वाले को पस्त कर देना सीखना हो तो सुकरात से सीखिए। दूसरा एक व्यक्ति जो है उसका नाम है डेकार्ट, रेने डेकार्ट। ये वही है जो पकड़ा गया था, मैं संदेह करूंगा, मैं सब पे संदेह करूंगा। तो इसकी पद्धति का नाम था संदेह पद्धति। ये कहता है कि हर उस ज्ञान पे संदेह करो जिस पर संदेह किया जा सकता है, ताकि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तक हम पहुंच सके। तो डेकार्ट की संदेह पद्धति कहती है कि हर अंधविश्वास पर, हर विश्वास पर संदेह करो, ताकि हम सही ज्ञान तक पहुंचे। ये इसका स्टाइल था। पहुंचा उसके बाद भी गलत जगह पे, लेकिन हाँ इसका स्टाइल ठीक था, इसने एक अप्रोच अच्छी बनाई। और ये 17वीं सेंचुरी का व्यक्ति है। मॉडर्निज्म की शुरुआत जब हुई
ऐसा कहते हैं कि मॉडर्निज्म की शुरुआत मुख्य रूप से दो लोगों के हाथों हुई, एक का नाम था न्यूटन और एक का नाम था डेकार्ट। ये दोनों 17वीं सेंचुरी के ही समकालीन व्यक्ति थे, एक ही समय के व्यक्ति थे। इसके थोड़ा पहले एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था, आपने शायद कल परसों बोला था, फ्रांसिस बेकन। देखिए, डेकार्ट एक बुद्धिवादी आदमी था। बुद्धिवादी का मतलब जो दुनिया में क्या हो रहा है उसके बेस पे बात नहीं करता, वो तर्कों के बेस पे बात करता है। तो जैसे सुकरात ने तर्कों के बेस पे बात की, डेकार्ट ने भी तर्कों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ सत्य प्राप्त करने की बात की। और बेकन जो था, ये वैज्ञानिक चिंतन वाला आदमी था। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, अनुभव, दुनिया भर का अनुभव लेके फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो बेकन ने रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन पर बहुत बल दिया ताकि हम सत्य तक पहुंच सके। इसलिए कहते हैं कि वैज्ञानिकों को बेकन ज्यादा पसंद है, मैथमेटिशियंस को डेकार्ट ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक रैशनल साइंस है, जबकि जो साइंसेस हैं वो एम्पायरिकल हैं, अनुभविक हैं। ये अंतर रहता है। और बाद में इन सब के पापा पैदा हुए जो दिखते हैं लगभग 20वीं सेंचुरी की शुरुआत के समय में। उनका नाम है एडमंड हुसर्ल। कभी जिक्र आ जाए तो आप इनका भी जिक्र कर सकते हैं। एडमंड हुसर्ल, इस व्यक्ति के एक विद्यार्थी का नाम था जीन पॉल सार्त्र। और ये जब सार्त्र को जानते हैं, सार्त्र तो 20वीं सेंचुरी का सबसे महान दार्शनिक माना जाता है। सार्त्र ने सोचना जिससे सीखा है वो हुसर्ल है, एडमंड हुसर्ल। हुसर्ल ने किताब लिखी है, एक सिद्धांत दिया, फिनोमिनोलॉजी। और सार्त्र की किताब का नाम है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, या ऐसे कुछ और पुस्तकें हैं जो फिनोमिनोलॉजी के सिस्टम पे काम करती हैं, उसी चिंतन पद्धति पे काम करती हैं। किताब का नाम एग्जैक्टली मैं ध्यान नहीं करूँ, कुछ ऐसा नाम उसने लिखा है। तो हुसर्ल ने एक तरीका बताया सोचने का। वो कह रहे कि समझाओ